एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग। आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो रहने वाली है उत्तराखंड CHO का अभी जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसके हम क्वेश्चंस को यहाँ पे सोल्व आउट करेंगे और सोल्व आउट करने के साथ साथ ही उनके रेशनल्स भी अपन देखेंगे कि भाई कैसे ये जो रेशनल है वो करेक्ट हुआ है यहाँ पे। इसी के साथ ही हम रेशनल्स के अंदर अपन और क्वेश्चंस को सोल्व आउट करेंगे जैसे हमारी प्रीवियस क्लास रह चुकी है। तो आपके आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल क्लास रहने वाली है। और हमारी जो प्रीवियस क्लासेज रहे जो हमने अभी क्वेश्चन सेशन में हमने जो CHO के रिगार्डिंग अपन ने सोल्व करवाई है क्लासेज में क्वेश्चंस, उन क्वेश्चन से को काफ़ी कुछ क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट देखे गए हैं CHO जो उत्तराखंड का जो एग्ज़ाम रहा है उसके अंदर। और साथ ही में उनके जो रेशनल्स हैं जो मैंने आपको सोल्व करवाए हैं यहाँ पे, ठीक है, उन रेशनल से भी काफ़ी क्वेश्चन जो CHO के एग्ज़ाम में उनसे क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, मीन्स जो टॉपिक्स हम यूज़ में ले रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके CHO जैसे एग्ज़ाम्स में, और साथ ही में एम्स, RML, PGI इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी ये सब टॉपिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का अपना, व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी के मोड ऑफ द ट्रांसमिशन को पूछा है कि भाई हेपेटाइटिस जो है वो किस रूट से जो है वो फैलता है, पेरेंटल रूट, डायरेक्ट रूट, फीको ओरल रूट या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस बी जो है वो कैसे फैलता है, वो फैलता है पेरेंटल रूट से। ठीक है, पेरेंटल रूट से। साथ ही साथ में अपन इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चंस अपन सोल्व कर लेते हैं, जैसे अपनी जो क्लासेस का जो रहता है पैरामीटर वो अपन देख लेते हैं। अब इसका जो रूट ऑफ द ट्रांसमिशन अपन ने पढ़ लिया है, अब साथ ही साथ में अपन और देख लेते हैं। एक तो पेरेंटल रूट हो गया, इसके बाद में सेक्सुअल रूट भी इसका जो होता है, साथ में सलाइवा से भी ये ट्रांसमिट हो सकता है पेशेंट को। हेपेटाइटिस बी को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, सीरम हेपेटाइटिस। ठीक है, सीरम हेपेटाइटिस बी जो है हेपेटाइटिस बी को अपन कहते हैं। और इससे एक क्वेश्चन और बनता है जो एग्जाम्स में आ सकता है आपके, ओनली DNA वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस बी जो है वो ओनली DNA वायरस है हेपेटाइटिस के सारे वायरसेस के अंदर। ठीक है, ABCDE में ओनली DNA वायरस कौन सा है अपना, हेपेटाइटिस बी। अभी अपन बात कर लेते हैं किसकी, हेपेटाइटिस ए की। हेपेटाइटिस ए की बात कर लेते हैं तो इसका जो है वो रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वो है फीको ओरल रूट। ठीक है, क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकता है, फीको ओरल रूट है, आप क्लास में ध्यान रखिएगा। इसके साथ में इसको क्या नाम से बोलते हैं अपन, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। ठीक है, इसको इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस के नाम से भी अपन जानते हैं। इसके बाद में कौन सा आता है, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी भी जो है वो ब्लड टू ब्लड जो है वो इसका ट्रांसमिशन होता है। साथ ही साथ में इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। इसके बाद में एक और क्वेश्चन बन जाता है कि मोस्ट फेटल हेपेटाइटिस कौन सा होता है। ये हेपेटाइटिस सी को अपन क्या बोलते हैं, मोस्ट फेटल हेपेटाइटिस। ठीक है, मोस्ट डेंजरस या मोस्ट फेटल। इसके बाद में आता है कौन सा, हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस जी जो ये भी कैसे फैलते हैं, कंटामिनेटेड नीडल से। ठीक है, कंटामिनेटेड नीडल्स या फिर डायरेक्ट जो कांटेक्ट में आते हैं ना, तो उन सभी चीज़ों से ये जो है हेपेटाइटिस डी फैलता है। इससे क्वेश्चन कैसे क्या बन सकता है, मोस्ट रिस्क ऑफ लीवर फेलियर। ठीक है, मोस्ट रिस्क ऑफ लीवर फेलियर कौन से हेपेटाइटिस से हो सकता है, हेपेटाइटिस डी से हो सकता है। इसके बाद में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट हेपेटाइटिस से बनता है अपना। ठीक है, इस हेपेटाइटिस का सबसे पहले तो दूसरा नाम क्या है, एक सेकंड, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस। ठीक है, इसको फुलमिनेंट हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। और ये मोस्टली अपने को अगर प्रेगनेंसी के अंदर हेपेटाइटिस हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के भी कौन से ट्राइमेस्टर में, लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। ठीक है, जो ये है फुलमिनेंट हेपेटाइटिस होता है और मोस्ट डेंजरस होता है प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर, मोस्ट। ठीक है, आपको क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी है तो और उसके अंदर जो डेंजरस हेपेटाइटिस है वो कौन सा यहाँ पे उसके लिए डेंजरस रहेगा, तो वो रहेगा हेपेटाइटिस ई।
सो ये अपन ने हेपेटाइटिस से रिगार्डिंग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अपन ने सोल्व कर लिया है, ठीक है। फीको ओरल रूट से कौन सा फैलेगा, हेपेटाइटिस ए और ई। हेपेटाइटिस ई भी जो है वो किससे फैलता है, फीको ओरल रूट से, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा पेरेंटल रूट या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है, या फिर पेशेंट के जो भी बॉडी सिक्रेशंस है उनसे हेपेटाइटिस बी जो है वो फैलने की चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना, गुलियन-बेयर सिंड्रोम इज ए डिजीज ऑफ। गुलियन-बेयर सिंड्रोम है जीबीएस, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं जीबीएस। ये कौन से किसकी डिजीज है, ठीक है, ब्रेन की, स्पाइनल कॉर्ड की, पेरिफेरल नर्व की या फिर लीवर की। गुलियन-बेयर सिंड्रोम जो है वो कौन से जो ऑर्गन या सिस्टम की प्रॉब्लम है। सो गुलियन-बेयर सिंड्रोम जो है वो किसकी है, पेरिफेरल नर्व की प्रॉब्लम है, ठीक है, पेरिफेरल नर्व की प्रॉब्लम है गुलियन-बेयर सिंड्रोम। सो गुलियन-बेयर सिंड्रोम में क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन है। इसके अंदर क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अपना जो है वो अफेक्ट होता है, ठीक है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम। यहाँ पे क्वेश्चन में अपने को यही पूछा गया है। तो गुलियन-बेयर सिंड्रोम के अंदर पेरिफेरल नर्व सिस्टम अफेक्ट होता है, और इसके अंदर क्या होता है, जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम की जो उसका जो माइलिन सीट है उसका क्या होता है, डीमाइलिनेशन होता है, ठीक है, डीमाइलिनेशन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इस वजह से डीमाइलिनेशन हो गया। माइलिन सीट क्या करती है कि नर्व इम्पल्स को आराम से, या फिर जो नॉर्मल इनकी फ्रीक्वेंसी होती है उसको यहाँ पे ट्रांसमिट करती है मैसेज को। बट अब जब यहाँ पे नर्व जो डीमाइलिनेशन हो गया है, ठीक है, कंडक्शन की वो जो प्रोसेस है वो जो अच्छी तरीके से नहीं रहेगी यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, लो सिग्नल्स जो है वो यहाँ पे ट्रांसमिट होंगे, ठीक है, वन न्यूरॉन से अनदर न्यूरॉन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में लो सिग्नल्स अपने को देखने को मिलेंगे। सो इस वजह से अपने को क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा गुलियन-बेयर सिंड्रोम के अंदर, गुलियन-बेयर सिंड्रोम देखने को मिलेगा सिमेट्रिकल वीकनेस भी जो है गुलियन-बेयर सिंड्रोम में देखने को मिलेगा। सिमेट्रिकल वीकनेस का मीन्स क्या हो गया, ये एक असेंडिंग सिम्टम्स जो है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। असेंडिंग मीन्स सबसे पहले लेग टू अपसाइड, ठीक है, सबसे पहले जो पेशेंट के जो लेग है वहाँ पे पैरास्थीसिया या फिर टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में ये ऊपर जॉइंट्स वगैरह में ऐसे अफेक्ट करती यहाँ पे रेस्पिरेशन जो है वो फेलियर भी करवा सकती है, ठीक है, पेशेंट को जो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी भी यहाँ पे पेशेंट को देखने को मिलेगी, ठीक है, गुलियन-बेयर सिंड्रोम के अंदर। साथ ही साथ में हैंड एंड फीट का क्या देखने को मिलेगा, पैरास्थीसिया भी यहाँ पे देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। एंड रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी क्यों जाएगी, क्योंकि ये क्या कर रही है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो प्रोसेस है उसको जो डीमाइलिनेट कर रही है। तो यहाँ पे क्या रेस्पिरेटरी मसल्स है वो वीक देखने को मिलेगी, ठीक है। सो अब जब गुलियन-बेयर सिंड्रोम का एक पीजीआई के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि ऐसा कोई पेशेंट है जिसको गुलियन-बेयर सिंड्रोम हो चुका है, और तो अब नर्स का क्या रोल है, नर्स का रोल है कि उसका जो रेस्पिरेटरी स्टेटस है उसको असेस करती रहे, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, असेंडिंग सिम्टम जो पेशेंट को देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर एग्जाम में आ जाए कि भाई इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा हो सकता है, ठीक है, केवल एक नहीं है, बहुत सारे हैं, बैक्टीरिया भी है, वायरसेस भी है। बट एग्जाम के अंदर पूछा गया था एक बार कि एच पाइलोरी है, वो भी गुलियन-बेयर सिंड्रोम को कॉज करवा सकता है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसमें एच पाइलोरी को वहाँ पे उन्होंने करेक्ट माना है, ठीक है। अब इसका अपन बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। गुलियन-बेयर सिंड्रोम के अंदर ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन क्या कर सकते हैं, प्लाज्मा एक्सचेंज कर सकते हैं। प्लाज्मा एक्सचेंज मीन्स जो भी उसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह जो भी जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस वगैरह हुई है, तो उसको अपन जो है वो प्लाज्मा एक्सचेंज करवा के क्लियर कर सकते हैं। और अपन जो है उसको आईवी इम्यूनोग्लोबिन जो है वो उसको ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है, पेशेंट को। तो जो गुलियन-बेयर सिंड्रोम है वो किसकी डिजीज़ है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहता है वो रहता है ऑप्शन सी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, फीवर, हेडेक एंड स्टिफ नेक, ठीक है, फीवर, हेडेक एंड स्टिफ नेक आर क्लासिकल सिम्टम्स सीन इन। जो भी पेशेंट के अंदर फीवर दिख रही है, हेडेक हो रहा है और जो नेक है वो स्टिफनेस हो रहा है, ठीक है, नेक का जो मूवमेंट है वो सही से नहीं कर पा रहा है पेशेंट ड्यू टू पेन, ठीक है। सो इस कंडीशन के अंदर वो कौन से सिम्टम बता रहे हैं, कौन सी डिजीज़ के सिम्टम जो है यहाँ पे पेशेंट में देखने को मिल रहा है। ऑप्शंस है अपने पास में, मेनिंजाइटिस, हाइड्रोसेफेलस, मेनिंगोसील या फिर पार्किंसंस। सो फीवर, हेडेक एंड स्टिफ नेक जो है वो
किसके क्लासिकल सिम्टम में आता है, मेनिंजाइटिस के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पे जो है अपना करेक्ट होता है, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, पेशेंट की जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है तो वहाँ पे जो मेनिंजीज होती है, स्पाइनल कॉर्ड मेनिंजीज, ठीक है, उसके जो मेनिंजीज लेयर होती है उसके अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मेनिंजाइटिस। अब जब ये कंडीशन हो गई है तो अब इसके अंदर क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, साइन सिम्टम देखने को मिलेगा 3 तो आपको यहीं दिख रहा है, फीवर, हेडेक एंड स्टिफ नेक। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइन देखने को मिलेगा, फोटोफोबिया, जो पेशेंट को है उससे लाइट से उस पेशेंट को जो प्रॉब्लम होगी। इसी के साथ ही कन्फ्यूजन। इसके बाद में एल्टर्ड मेंटल स्टेटस। ठीक है, एल्टर्ड मेंटल स्टेटस भी है पेशेंट का देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में मैं अपनी जो मेनिंजाइटिस है इससे 2 प्रकार के और अपने को साइन सिम्टम देखने को यहाँ पे एग्जाम के अंदर पूछते हैं, क्लासिकल साइन सिम्टम जो केवल मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता है। फर्स्ट कौन सा है, कर्निंग साइन। ठीक है, आपके अपकमिंग CHOs के एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ आप साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहिएगा। और अगर मेरी वॉइस में किसी प्रकार की प्रॉब्लम लग रही है या फिर कम लग रही है तो प्लीज़ आप अपने हेडफोन्स को या फिर ईयरप्लग्स जो है वो उसको यूज़ कीजिएगा। कर्निंग साइन देखने को मिलता है। और दूसरा कौन सा देखने को मिलेगा, बर्जिंस्की साइन। बर्जिंस्की साइन, ठीक है, ये 2 जो है वो क्लासिकल साइन देखने को मिलते हैं। कर्निंग साइन में क्या देखने को मिलेगा, जब अपन जो पेशेंट का जो थाई है उसको अपन जब फ्लेक्स करके नेक्स्ट जो उसका जो नी से लेके जो टोए का जो नीचे का जो फुट होता है उसको अगर अपन एक्सटेंशन करते हैं ना तो पेशेंट को पेन फील होता है। ठीक है, तो वो पूरा प्रॉपर लेग का जो एक्सटेंशन नहीं कर पाता है, तो ये होता है अपना कर्निंग साइन। इसको अपन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, रेसिस्टेंट टू एक्सटेंशन, रेसिस्टेंट टू एक्सटेंशन ऑफ लेग while the hip is flexed, while the hip is flexed due to pain। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लेग का क्या है, एक्सटेंशन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, पेशेंट के अंदर क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है वो पेन होता है पेशेंट को। ये हो गया अपना कर्निंग साइन। अब नेक्स्ट साइन आता है अपना कौन सा, बर्जिंस्की साइन। बर्जिंस्की साइन में क्या होता है, जब अपन पेशेंट की नेक को जो है वो पैसिवली अगर उसको अपन नेक को एक्सटेंशन करते हैं, सॉरी एक्सटेंशन है, पेशेंट की नेक का जो है पैसिवली फ्लेक्शन करते हैं। पैसिवली फ्लेक्शन मीन्स पेशेंट खुद नहीं कर रहा है। अगर पेशेंट कोई चीज़ वो पेशेंट खुद करता है तो वो हो गया एक्टिवली, पेशेंट जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पे पैसिवली मीन्स या तो नर्स हेल्प करवा देगा या फिर जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे जो है पेशेंट की जो हेड को है वो फ्लेक्शन करवाता है। सो इस केस के अंदर क्या होता है, पेशेंट का जो हिप और जो नी है उसके अंदर जो है वो फ्लेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, उसको अंदर फ्लेक्शन देखने को मिलता है ड्यू टू रिजिडिटी। ठीक है, ड्यू टू रिजिडिटी। ठीक है, तो ये दोनों जो साइन हैं वो बर्जिंस्की एंड कर्निंग साइन कहलाते हैं। इनकी आप इमेज ज़रूर देखिएगा। इमेज से क्या है कि आपको और अच्छा बेटर आपको इसको समझने में और अच्छी आसानी होगी। ठीक है, ये होता है मेनिंजाइटिस। आपको आने वाले 600 एग्जाम्स के अंदर ये दोनों क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फोटोफोबिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन में पूछा गया हाइड्रोसिफिलिस। हाइड्रोसिफिलिस में क्या होता है कि जो भी ब्रेन के अंदर जो CSF का फॉर्मुलेशन होता है तो वो कहाँ से होता है, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में होता है। ठीक है, तो हाइड्रोसिफिलिस की कंडीशन के अंदर क्या होता है कि CSF का लेवल बढ़ गया, ठीक है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे जो CSF का है वो प्रॉपर ड्रेन आउट नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, सो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्रेन के अंदर जो है वो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ठीक है, ब्रेन के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होके ये क्या करता है, ब्रेन की जो डायमीटर है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेशेंट का जो हेड है वो एनलार्ज देखने को मिलता है। ठीक है, हेड एनलार्ज किन में देखने को मिलेगा, छोटे बच्चों में। ठीक है, जो चाइल्ड्स होते हैं ना, चाइल्ड्स के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि चाइल्ड्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ब्रेन के अंदर जो सूचर्स होते हैं वो कंप्लीटली ओसिफाइड नहीं हो जाते हैं, वो उनके अंदर थोड़ा गैप रहता है बीच में। इसलिए जब ब्रेन का डायमीटर बढ़ता है तो वो सूचर्स भी और ज़्यादा वाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से पेशेंट का जो हेड का डायमीटर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। अब इसके बाद में
ये कंडीशन हो गई, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेटिंग और कम्युनिकेटिंग, ठीक है। नॉन कम्युनिकेटिंग में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कम्युनिकेटिंग में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है। इसका जो CSF का जो फॉर्मूला फॉर्मेशन है वो बढ़ जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलता है अपने को हाइड्रोसेफेलस के अंदर? एक देखने को मिलेगा हेड का एनलार्जमेंट, इसके बाद में सन सेटिंग आइज, इसके बाद में अपने को देखने को मिलेगा क्रैक्ड पॉट साइन, ठीक है। पेशेंट के जो भी हेड को अपन ऐसे टच करते हैं तो उसके अंदर क्रैक्ड पॉट की जैसे उसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होता है। क्रैक्ड पॉट मतलब फूटा हुआ जो घड़ा है, तो उसके वो जैसे कैसे आवाज़ करता है वैसे पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। और जो यहाँ पे आइज़ है, जैसे अपना जो सूर्य है, जो भी सन है, वो यहाँ पे जो डाउन होता है तो यहाँ पे ऐसे संरचना देखने को मिलती है। तो पेशेंट की जो आइज़ के अंदर भी ऐसे यहाँ पे जो विजुअल जो अपन पेशेंट की आइज़ में ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, इसको क्या बोलते हैं, सन सेटिंग आइज़। इसके बाद में हेड का एनलार्जमेंट क्यों हुआ, यहाँ पे जो सुचर है वो वाइड अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये कुछ साइन सिम्टम है यहाँ पे। और नेक्स्ट कौन सी कंडीशन आती है, मेनिंजोसील। सो मेनिंगोसील इसकी किसकी है मेनली, ये जो अपना जो बेबी का जो डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्पाइनल के अंदर ओपनिंग रह जाती है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं मेनिंजोसील। एंड नेक्स्ट है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है कि डोपामिन का सिक्रेशन है वो कम होता है, ठीक है। ब्रीफली मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर पार्किंसन पढ़ा दिया है, तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट इज़ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन पॉक्स। जो चिकन पॉक्स का जो है वो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, रूबियोला, वेरियोला वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस या फिर ऑर्थोमिक्सो वायरस। सो यहाँ पे चिकन पॉक्स का पूछा है अपने को, तो चिकन पॉक्स का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये तो हो गया अपना चिकन पॉक्स का। वेरियोला वायरस किसका होता है, स्मॉल पॉक्स का। रूबियोला वायरस किसका होता है, मीजल्स का, ठीक है। मीजल्स का दूसरा नाम क्या है, रूबियोला, ठीक है। मीजल्स का दूसरा नाम क्या है, रूबियोला। अब इससे क्या क्वेश्चन बनेगा कि इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसा इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट जो है इसका ट्रांसमिशन अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। और इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, मीजल्स का, तो इसका है पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। पैरामिक्सो वायरस जो है वो रूबियोला मीजल्स को जो है ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट कौन सा वायरस दिया गया अपने को, ऑर्थोमिक्सो वायरस। तो ऑर्थोमिक्सो वायरस किसको कॉज करता है, इन्फ्लुएंजा को, ठीक है, इन्फ्लुएंजा को। अब इनसे मिलता जुलता एक वायरस अपने को और देखने को मिलता है, कौन सा, मम्स को कॉज करता है ये वायरस। कौन सा, मम्स को कॉज करता है पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। मम्स को भी जो है वो पैरामिक्सो वायरस जो है वो कॉज करता है। नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं कि एक तो होता है स्मॉल पॉक्स, एक होता है चिकन पॉक्स। इनके बारे में भी अपन नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं अपन वो देखते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो चिकन पॉक्स का जो है वो इन दोनों का रूट पूछ लेता है, ठीक है, कैसे फैलते हैं, ठीक है। सो ये दोनों ही क्या है, दोनों ही ड्रॉपलेट है, ठीक है, बोथ आर ड्रॉपलेट या फिर एयरबॉर्न। इसके बाद में जो स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स का यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड पूछ लेता है 11 से 14 डेज, ठीक है, 11 to 14 डेज यहाँ पे इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। और इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है रेसेज अपीयर कब होते हैं, रेसेज अपीयर 3 to 4th डे, ठीक है, 3 to 4th डे में जो यहाँ पे रेसेज अपीयर होता है। अब इसके बाद में रेसेज अपीयर हो गई तो रेसेज का अपीयर होने का पैटर्न क्या है, ये कई बार आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पैटर्न यहाँ पे इसका होता है सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न होता है यहाँ पे, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न। सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न का क्या मतलब हो गया, जो लेग्स एंड आर्म्स है यहाँ पे जो 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 रेसेज की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा मिलती है अपने यहाँ पे, ठीक है, लेग्स एंड आर्म्स के ऊपर, ठीक है। और इधर रेसेज अपीयर होते हैं विद इन 24 हार्स के अंदर जो है वो चिकन पॉक्स के अंदर रेसेज अपीयर हो जाते हैं। और ये किस प्रकार के होते हैं, सेंट्रीपेटल,
ठीक है। सेंट्रीपेटल यहाँ पे चिकन पॉक्स के अंदर देखने को मिलता है, और जो सेंट्रीफ्यूगल है वो यहाँ पे स्मॉल पॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है। सेंट्रीपेटल मीन्स सबसे पहले ट्रंक और जो एब्डोमेन और चेस्ट एरिया है इस पे देखने को मिलेगा सेंट्रीपेटल में। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप समझ सकते हो कि इसके अंदर जो है पेशेंट की पाम्स आर अफेक्टेड। पेशेंट के जो पाम्स है यहाँ पे भी रैशेस देखने को मिलता है, और यहाँ पे पाम्स आर नॉट अफेक्टेड। और एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि चिकन पॉक्स से क्या कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। इसका नाम है रेज सिंड्रोम। ठीक है। चिकन पॉक्स जो है वो आगे जाके रेज सिंड्रोम के अंदर कॉम्प्लिकेशन कोज कर सकता है। ठीक है। इसकी भी एक मैकेनिज्म होती है, जो अपन चिकन पॉक्स के अंदर मेनली जो ड्रग्स वगैरह देते हैं, जो ड्रग्स की कॉम्प्लिकेशन से अपने जो पेशेंट के अंदर जो है वो रेज सिंड्रोम जो है देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है स्मॉल पॉक्स से। स्मॉल पॉक्स से जो बनता है वो है क्वेश्चन है अपने अप्रैल 1977 में इंडिया जो है वो फ्री हो गया था किससे, स्मॉल पॉक्स से। ठीक है। ठीक है। अप्रैल 1977। और जो WHO ने इसको डिक्लेयर कब किया था, WHO ने इसको डिक्लेयर किया था मई 1980। ठीक है। WHO ने जो इसको डिक्लेयर किया था, क्या किया था कि जो अब जो है स्मॉल पॉक्स है वो ग्लोबली इराडिकेट हो चुकी है। ठीक है। इसको WHO ने कब किया था, 1980 में, और इंडिया से स्मॉल पॉक्स कब इराडिकेट हुआ था, 1977 में। ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, ब्लड इन द स्पुटम इज टर्म्ड एज हेमेचूरिया, मेलेना, हेमोपेटाइटिस या फिर हेमेटेमेसिस। स्पुटम के अंदर जो ब्लड आ रहा है तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, ब्लड इन स्पुटम इज कॉल्ड एज हेमोपेटाइटिस। ठीक है। हेमोपेटाइटिस को अपन किसको बोलते हैं, अपने जो स्पुटम के अंदर ब्लड आना उसको बोलेंगे हेमोपेटाइटिस। हेमेचूरिया मीन्स यूरिन के साथ में ब्लड आना है उसको अपन क्या बोलते हैं, हेमेचूरिया। यहाँ पे अपने को एक देखा गया वर्ड हेमेटेमेसिस। हेमेटेमेसिस मीन अपनी जो वोमिटिंग के साथ में जो ब्लड आना उसको अपन बोलते हैं हेमेटेमेसिस। नेक्स्ट इसके अंदर एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि मेलेना किसको बोलते हैं। आपसे नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाए मेलेना, और मेलेना के साथ में इसकी एक और टर्म होती है हेमेटोकाइजिया। ठीक है। हेमेटोकाइजिया जी और जो मेलेना है ये अपन दोनों किस में देखने को मिलता है। मेलेना के अंदर तो क्या होता है कि पासिंग ऑफ ब्लैक डाइजेस्टेड ब्लड, पासिंग ऑफ डाइजेस्टेड ब्लैक ब्लड। ठीक है। ये दोनों में क्या कई बार कंफ्यूजन होती है, तो इसको अपन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो मेलेना की कंडीशन के अंदर क्या होती है, ब्लैक ब्लड यहाँ पे पेशेंट की जो स्टूल के अंदर देखने को मिलता है, इनटू द स्टूल, इनटू स्टूल। ठीक है। दोनों कंडीशन ही स्टूल के अंदर मिलेगा। और जो हेमेटोकेजिया के अंदर क्या मिलता है, हेमेटोकेजिया के अंदर फ्रेश ब्लड जो है वो स्टूल के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है। मेलेना और हेमेटोकेजिया दोनों के अंदर यही डिफरेंस है। मेलेना के अंदर तो क्या है, डाइजेस्टिव ब्लड, अपने जो ब्लड का भी डाइजेशन हो चुका है, तो डाइजेशन के बाद में जो ब्लड का कलर हो जाता है वो कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर। ठीक है। ब्लैक कलर का स्टूल जो है वो पेशेंट को जो होता है तो उसको अपन बोलते हैं मेलेना। और हेमेटोकाइजिया के अंदर क्या होता है, फ्रेश ब्लड जो है वो स्टूल के अंदर देखने को मिलता है। अब जो मेलेना है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक अपर कॉलोन के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है तो मेलेना देखने को मिल सकता है। और जो है ये लोअर पार्ट ऑफ कॉलोन के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पे हेमेटोकाइजिया के अंदर देखने को मिलता है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हेमेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, विच टाइप ऑफ बर्न इज पेनलेस। पेनलेस बर्न है, जो बर्न की जो स्टेज होती है, बेसिकली 4 स्टेज अपन पढ़ते हैं, जो उसके अंदर कौन सी स्टेज के अंदर जो है वो पेशेंट को जो कोई किसी भी प्रकार का पेन नहीं होता है। सो अपन सबसे पहले अपन देख लेते हैं बर्न की स्टेजेस। सो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है, उसके अंदर क्या होता है, ये होती है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल में क्या होता है, कहाँ तक इसकी डेप्थ होती है। ठीक है। ये कहाँ तक बर्न करता है, कौन सी लेयर तक, ये भी अपन देख लेते हैं। सुपरफिशियल में जो है एपिडर्मिस तक ही यहाँ पे बर्न जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे पेशेंट को है जो पेन होता है, एडिमा होता है पेशेंट को यहाँ पे, एंड माइल्ड स्वेलिंग भी अपने जो पेशेंट को है वो देखने को मिलती है फर्स्ट डिग्री बर्न में। सेकंड डिग्री बर्न के अंदर क्या होता है,
सेकेंड डिग्री बर्न होता है सुपरफिशियल पार्शियल। तो इसके अंदर कहाँ तक डेप्थ होती है, डर्मिस पार्शियली, ठीक है। डर्मिस का जो लोअर पार्ट है वहाँ तक जो बर्न है वो नहीं जाता है, बस डर्मिस भी सुपरफिशियली हो, एपिडर्मिस कंप्लीट हो जाएगी बट डर्मिस सुपरफिशियली यहाँ पे बर्न देखने को मिलती है। और इस स्टेज से भी एक आपको अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, वो कौन सा है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन है जो कौन सी स्टेज में होता है, वो होता है सेकेंड स्टेज के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे पेशेंट को वो सीवियर यहाँ पे पेन होता है और सीवियर ही यहाँ पे जो है वो स्वेलिंग भी, यहाँ पे पेशेंट को सीवियर स्वेलिंग देखने को मिलती है। अब इसके बाद में आ जाता है कौन सा, थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री के अंदर क्या होता है, डीप पार्शियल। इसके अंदर क्या होता है, डर्मिस की रेटिकुलर रीजन तक जो है वो हो गया, क्या हो गया, बर्न हो गया है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सबसे पहला क्वेश्चन इस स्टेज से ये हो गई अपनी पेनलेस, ठीक है। जो थर्ड डिग्री होता है वो कौन सा होता है, पेनलेस होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे वो हो गई थर्ड डिग्री। इसके बाद में स्किन जो है वो वाटरी देखने को मिलती है, वाटरी स्किन, वाटरी और वाइटिश, ठीक है, वाइटिश स्किन जो यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसके बाद में क्यों पेनलेस क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि जो है नर्व एंडिंग्स यहाँ पे जो अपने प्रेजेंट रहती है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है, ठीक है। नर्व एंडिंग्स जो है वो बर्न हो जाती है, इसलिए पेशेंट को यहाँ पे किसी प्रकार का पेन जो है वो नहीं देखने को मिलता है। फोर्थ डिग्री पेन को अपन क्या बोलेंगे, फुल थिकनेस बर्न। फुल थिकनेस बर्न में अपन क्या होता है, जो हाइपोडर्मिस या फिर सबक्यूटेनियस जो लेयर है वो हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये भी अगेन एक पेनलेस की कंडीशन है, ठीक है। और इसके अंदर जो है इसका एस्कार का फॉर्मेशन यहाँ पे जो पेशेंट को देखने को मिलता है, ठीक है। तो हर स्टेज से कुछ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे जो आपको आने वाले CHO एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, इससे क्या बर्न से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, फ्लूइड ऑफ चॉइस। फ्लूइड ऑफ चॉइस कौन सा होता है बर्न के अंदर, तो वो होता है रिंगर लेक्टेंट या फिर हार्टमान सॉल्यूशन। अब फ्लूइड जो है वो कितना देना है पेशेंट को, इसका कैलकुलेशन करने के लिए एक फॉर्मूला अपने को देते हैं, वो फॉर्मूला है पार्कलैंड फॉर्मूला, ठीक है। पार्कलैंड फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, 4 ml RL इंटू बॉडी सरफेस एरिया, उसका परसेंटेज इंटू वेट इन kg, ठीक है, वेट इन kg। तो इस प्रकार जो है अपने को जो पेशेंट को जो कितने फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है ऐसे अपन निकालते हैं। अब लाइक इसके अंदर से अगर फ्लूइड की रिक्वायरमेंट आ गई लाइक 1000 ml फॉर एग्जांपल, इससे ज़्यादा ही होता है बट अपन समझने के लिए अपन यहाँ पे 1000 ml फ्लूइड रिक्वायरमेंट अगर हो रहा है पेशेंट को, सो इस जो फ्लूइड को है अपन 2 क्राइटेरिया में अपन जो है पेशेंट को लगाते हैं। सो हाफ जो फ्लूइड है उसको जो है अपन फर्स्ट 8 आवर्स के अंदर ही जो है वो IV अपन पेशेंट को है वो चढ़ा देते हैं। इसके बाद में जो हाफ फ्लूइड बचा अपना, ठीक है, उसको अपन नेक्स्ट 16 आवर्स के अंदर जो है वो पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करते हैं, ठीक है। सो ये आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकता है और ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और बर्न को जो बॉडी सरफेस एरिया निकालने के लिए दो अपने पास में कौन कौन से फॉर्मूला है, रूल ऑफ 9 एंड रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5 में तो किस में होता है, चाइल्ड में होता है, और ये होता है एडल्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्वेश्चंस कहीं से भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे अपना जो क्वेश्चंस को सॉल्व करना मेरा जो मेन प्रायोरिटी इसको नहीं है, जबकि ये जो अदर जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पूछ लिया है ये आ जाता है, सबसे अच्छी बात है। बट अब इसके साथ में ये इन सब चीज़ों से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। सो मेरा पढ़ाने का बेसिकली यही अपना मेरा तरीका रहता है कि जो चीज़ है उसके साथ में और क्या एग्जाम्स के अंदर चीज़ पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो अपना करेक्ट आंसर रहेगा कि थर्ड डिग्री बर्न जो रहता है उसके अंदर जो पेशेंट को कोई किसी प्रकार का पेन नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना, एग्जाम्पल फॉर एन ऑस्मोटिक डाययूरेटिक ड्रग।
ऑस्मोटिक डाययूरेटिक की ड्रग है तो वो कौन सा है, ठीक है, पैरासीटामोल, डेरिफाइलिन, रिफाम्पिसिन या फिर मैनिटोल। सभी को पता है कि जो मैनिटोल होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक ड्रग बोलता है। क्यों बोलता है, ये ब्रेन के अंदर एडिमा को कम करता है। कैसे करेगा, एक्सेसिव यूरिन आउटपुट के द्वारा। एक्सेसिव यूरिन आउटपुट को जो है वो बढ़ा देगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि ब्रेन के अंदर जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन क्या है, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी है, ठीक है। एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी है, फर्स्ट लाइन एटीटी है। इससे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगर किसी पेशेंट को जो रिफाम्पिसिन चल रहा है तो पेशेंट को जो है वो एडवाइस करना है कि आपको जो है वो रेड कलर, ठीक है, रेड या फिर ऑरेंज कलर जो है वो यूरिन जो है वो पेशेंट के अंदर यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशंस है। नेक्स्ट जो डेरिफाइलिन है ये बेसिकली अपन देते हैं अस्थमेटिक पेशेंट को, डेरिफाइलिन। और पैरासीटामोल तो आपको पता ही है, ये एक एंटीपायरेटिक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा मैनिटोल, जो कि क्या है, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज विद इन ए जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज। एक ऐसी डिजीज है जो कॉन्स्टेंटली एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर प्रेजेंट है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, और वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, वो क्या बनी हुई है हमेशा के लिए। हमेशा के लिए मीन्स काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पे डिजीज जो है वो एक एरिया के अंदर बनी हुई है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक या फिर आउटब्रेक। सो ऐसी जो डिजीज को अपन क्या बोलते हैं, एंडेमिक, ठीक है। एंडेमिक अपन क्या बोलते हैं, constant presence of a disease within a geographical area। सो अपन इसको और इजी भाषा में क्या बोल सकते हैं, डिजीज एग्जिस्ट परमानेंट इन एनी जियोग्राफिकल एरिया। अब इसके एग्जाम्पल के अंदर क्या देख सकते हैं अपन, कोलेरा देख सकते हैं, ठीक है। कोलेरा की जो प्रॉब्लम है वो अभी भी बेसिकली काफ़ी जगह पे अपने को कॉन्स्टेंटली यहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिलती है। अब इसको याद कैसे रखें, ठीक है, याद कैसे रखें, मतलब एंडेमिक, ठीक है। एंडेमिक मीन्स एंडलेस, ऐसी डिजीज का उस जगह पे एंडेमिक मतलब जो एंड नहीं हो सकती, उस जगह पे कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट रह सकती है, इसको अपन बोलेंगे एंडेमिक। नेक्स्ट अपनी कौन सी है, एपिडेमिक। एपिडेमिक हम किसे बोलते हैं, सडन आउटबर्स्ट ऑफ डिजीज। Sudden outburst of disease affect many people at same time in same community and country। जैसे कि इबोला वायरस, ठीक है। अपन कोरोना भी बोल सकते हैं। कोरोना तब तक जब तक वो चाइना के अंदर फैल रहा था, बट अगर ये कोरोना जो है वो चाइना से इंडिया, अमेरिका वगैरह ऑल वर्ल्ड वाइड फैला है, तो इसको अपन अब क्या नाम दे दिया, इसको अपन ने नाम दे दिया पैंडेमिक, ठीक है। पेन का मीन्स क्या होता है कि पूरे जगह पे, ठीक है, किसी भी चीज़ के आगे अपने को पेन लगा हुआ देखने को, जैसे आजकल मूवीज आती है पेन इंडिया मूवीज, ठीक है। सो ऐसी मूवी जिनका जो लैंग्वेज होती है वो ऑल इंडिया के लिए है, लाइक हिंदी, ठीक है। ऐसी मूवी जो हिंदी में रिलीज हो रही है मीन्स जो क्या कर रही है, पैन इंडिया मूवी है, ठीक है। ऐसी कोई पर्टिकुलरली किसी जगह की नहीं है, ठीक है। तो वो पैंडेमिक, पैंडेमिक मीन्स क्या हो गया कि जो वन कंट्री टू अनदर कंट्री के अंदर जो डिजीज का स्प्रेड आउट हो रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पैंडेमिक, लाइक कोरोना वायरस, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक, ठीक है। और आउटब्रेक का क्या मीन्स होता है, आउटब्रेक का मीन्स होता है कि कोई भी डिजीज का किसी भी कम्युनिटी के अंदर फैलना, उसको बोलते हैं आउटब्रेक, ठीक है। लाइक सडनली जो कोरोना का है जो आउटब्रेक हो गया, ठीक है, किसी भी कम्युनिटी के अंदर। सो ये सब जो चीज़ें हैं ये अपन ने पढ़ ली है, और इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, एंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना, इन्फेक्शन डिजीज विच ट्रांसमिट फ्रॉम मदर टू फिटस, ठीक है। एक कोई डिजीज है जो मदर टू फिटस के अंदर ट्रांसमिट हो रही है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एयरबोर्न डिजीज, फॉमिट बॉर्न, वर्टिकल ट्रांसमिशन या फिर ड्रॉपलेट।
सो कोई भी डिजीज़ है जो मदर से फीटस के अंदर जो है वो ट्रांसमिट हो रही है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वर्टिकल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वर्ल्ड्स एड्स डे सेलिब्रेट ऑन। वर्ल्ड्स एड्स डे है जो कब सेलिब्रेट करते हैं, 2 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 14 दिसंबर या फिर 25 दिसंबर। सो 1 दिसंबर को जो है वो वर्ल्ड्स एड्स डे है जो सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट इज यूज टू डायग्नोज डिप्थीरिया। जो डिप्थीरिया की जो कंडीशन होती है उसको कौन से टेस्ट की मदद से अपन जो है डायग्नोज कर सकते हैं, शिक टेस्ट, कॉम्स टेस्ट, मॉन्टॉक्स टेस्ट या फिर नॉन स्ट्रेस टेस्ट। सो डिप्थीरिया की कंडीशन है उसको अपन जो है वो सिक टेस्ट से जो है अपन डायग्नोज कर सकते हैं। कॉम टेस्ट क्या होता है, कॉम टेस्ट एक प्रकार का ब्लड टेस्ट होता है। ठीक है, कॉम टेस्ट 2 प्रकार के ब्लड टेस्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव कॉम टेस्ट अपन किसके अंदर करते हैं, मदर के अंदर, और पॉजिटिव कॉम टेस्ट जो अपन किसके अंदर करते हैं, न्यू बॉर्न के अंदर। ठीक है, अब इसका क्या मीनिंग क्या है, इसको अपन क्यों करते हैं। सो हीमोलाइटिक एनीमिया को जो है उसका डिटेक्शन करने के लिए, हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, हीमोलाइटिक एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, कॉम्स टेस्ट करते हैं। अगर पॉजिटिव कॉम्स टेस्ट किसके अंदर करते हैं, न्यूबॉर्न के अंदर, और नेगेटिव कॉम टेस्ट है वो किसके अंदर करते हैं, मदर के अंदर। ठीक है, इसको याद रखने के लिए अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि जो मदर है, न्यूबॉर्न बेबी है, तो वो तो इस जो लाइफ जो दुनिया के बारे में उसको कुछ भी पता नहीं है, तो मतलब बच्चे हमेशा सच्चे होते हैं। ठीक है, सच्चे मीन्स उनकी जो थॉट होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, सो बेबीज़ के अंदर क्या करते हैं, पॉजिटिव कॉम्स टेस्ट, एंड जो मदर के अंदर क्या करते हैं, नेगेटिव कॉम्स टेस्ट। ठीक है, मदर ने क्या है, दुनियादारी देख रखी होती है। ठीक है, तो वो अच्छे बुरे का उसको पता है। ठीक है, तो अच्छा बुरे, अगर कोई बुरी ज़्यादा बुराई है, ठीक है, तो अपन उसके अंदर याद रखने के लिए अपन बेसिकली ध्यान में रख सकते हैं कि मदर के अंदर क्या करते हैं, नेगेटिव कॉम्स टेस्ट करते हैं। ठीक है, मदर के अंदर ये किस लिए करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अपन जो है वो नेगेटिव कॉम्स टेस्ट, और जो अपन जो RH इनकम्पेटिबिलिटी होती है ना, उनको उसको भी अपन जो असेस कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्स टेस्ट की मदद से क्या कर सकते हैं, RH इनकम्पेटिबिलिटी को भी अपन जो है वो उसका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, मॉन्टॉक्स टेस्ट जो क्या करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस को फाइंड आउट करने में काम आता है मॉन्टॉक्स टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट है अपना नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट किसके अंदर काम में लेते हैं, फीटल की हार्ट रेट एंड मूवमेंट को पता लगाने के लिए। ठीक है, या फिर एक शब्द में अपन बोलें तो फीटल वेलबींग। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको इस चीज़ से आएगा, एग्जाम के अंदर आएगा तो ठीक है, वेलबींग से नहीं पूछेगा, एग्जाम के अंदर आएगा। नॉन स्ट्रेस टेस्ट में क्या पता लगाते हैं, फीटल की हार्ट रेट और फीटल का मूवमेंट पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये एक नेक्स्ट नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, नॉन इन्वेजिव है, इसके अंदर टाइम लगता है 20 to 30 मिनट्स। ठीक है, सो डिप्थीरिया जो टेस्ट है वो किसके लिए होता है, सिक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इम्यूनाइजेशन इज। तो इम्यूनाइजेशन जो है वो कौन से लेवल का प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन या फिर डिसेबिलिटी प्रिवेंशन। सो इम्यूनाइजेशन है वो है प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, डिजीज होने से पहले अपन उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं। ठीक है, सो वो आता है प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। ठीक है, जो इसके पहले आता है कौन सा, प्राइमोडियल प्रिवेंशन। प्राइमोडियल प्रिवेंशन के अपन क्या करते हैं, हेल्थ एजुकेशन जो है वो अपन जो क्या प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसके अंदर क्या करते हैं, हेल्थ एजुकेशन जो प्रोवाइड, अब जैसे पता है कि भाई हाँ इससे ये प्रॉब्लम होती है, तो ठीक है अपन एजुकेट करते हैं, तो प्राइमोडियल में आता है। प्राइमरी के अंदर क्या आता है, इम्यूनाइजेशन की प्रक्रिया जो है प्राइमरी के अंदर आता है। सेकेंडरी के अंदर क्या आता है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। थर्ड के अंदर क्या आता है, थर्ड के अंदर कोई भी मतलब लाइक सर्जिकली अपन जो है वो उसको अपन ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, एनी काइंड्स ऑफ सर्जरी, इसको अपन किस में लेते हैं, टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर। ठीक है, और डिसेबिलिटी प्रिवेंशन के अंदर क्या करते हैं, डिसेबिलिटी से बचाने के लिए। ठीक है, सो इसमें जो प्रिवेंशन करता है वो डिसेबिलिटी से रोकने के लिए करते हैं। तो इसको किस में आएगा, ये टर्सरी प्रिवेंशन के बाद में जो इसके अंदर क्या करते हैं, पेलिएटिव केयर जो है वो पेशेंट को देते हैं। लाइक कोई भी प्रॉब्लम हो गई है उसको सबसाइड करना है। ठीक है, कुछ कंडीशन के लिए। ठीक है, सो इसको अपन बोलते हैं डिसेबिलिटी प्रिवेंशन। ये कोई प्रकार का प्रिवेंशन नहीं है, ये बस आपको मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि डिसेबिलिटी से प्रिवेंट करना क्या बोलते हैं, डिसेबिलिटी प्रिवेंशन। बेसिकली 4 टाइप भी होते हैं प्रिवेंशन के। फर्स्ट होता है अपना प्राइमोडियल,
सेकेंड होता है प्राइमरी, थर्ड होता है सेकेंडरी एंड फोर्थ होता है टर्सरी। ठीक है, ये 4 ही प्रकार के अपने प्रिवेंशन जो है वो एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। डिसेबिलिटी प्रिवेंशन नाम का कोई प्रिवेंशन है नहीं। ठीक है, डिसेबिलिटी से प्रिवेंशन करते हैं बट मेनली प्रिवेंशन के अंदर इसको मेनली अपने 4 ही प्रिवेंशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, व्हाट कॉज डेंगू इन्फेक्शन। जो डेंगू का जो इन्फेक्शन है वो उसको कौन कॉज करता है। ठीक है, आर्थोवायरस, आरएनए वायरस, एडीज एजिप्टी वायरस, पैरामिक्सो वायरस। ठीक है, तो पैरामिक्सो वायरस तो अपन ने भी पढ़ा था। मम्स जो है वो मीजल्स, मम्स, ठीक है, ये सब पैरामिक्सो वायरस फैमिली से होते हैं। एडीज एजिप्टी वायरस जो है वो अपने जो डेंगू इन्फेक्शन को कॉज करवाती है। ठीक है, एडीज एजिप्टी वायरस। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा करेक्ट वो क्या रहेगा, डेंगू वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है या फिर केमिकल नेम क्या है। टोकोफेरोल, पेंटोथेनिक एसिड, वेलिनिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। जो विटामिन सी है, विटामिन सी को दूसरा नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी को जो है अपन एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। और अगर एस्कॉर्बिक एसिड के अपने शरीर में कमी आ जाती है तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी कंडीशन देखने में। और विटामिन सी का क्या रोल है, वुंड हीलिंग में। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया टोकोफेरोल, तो ये किसका है, विटामिन ई का। नेक्स्ट ऑप्शन में अपने को दिया गया पेंटोथेनिक एसिड, ये किसका है, विटामिन B5 का। और जो वेलिनिक एसिड है, वेलिनिक एसिड है, इसे क्या करता है, बॉडी के अंदर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स को जो है वो कम करता है। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक से अपनी जो नॉलेज है वो अपन पता कर लेते हैं। सो विटामिन सी का जो दूसरा नाम क्या बताया गया है, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय। ट्यूबरकुलोसिस का जो है वो कॉज कौन करता है ट्यूबरकुलोसिस को, साल्मोनेला, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस या फिर माइकोबैक्टीरियम। सो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो है वो उसको कॉजेटिव एजेंट है ट्यूबरकुलोसिस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। द फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS सॉल्यूशन, ठीक है, ORS शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर। जब अपन ORS का सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसका जो यूज़ है वो मैक्सिमम कितने टाइम तक करना चाहिए, कितने टाइम के बाद में उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। 6 आवर, 12 आवर, 18 आवर और 24 आवर। सो जो ORS जो है वो उसको 24 आवर्स के लिए जो अपन मैक्सिमम यूज में ले सकते हैं, उसके बाद में उसको यूज में नहीं लेना चाहिए। ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन को उसके यूज में नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी डिजीज है जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। हेपेटाइटिस ए, टाइफॉइड, मीजल्स या फिर पोलियो। सो हेपेटाइटिस ए एक वायरल डिजीज़ है, मीजल्स भी वायरल डिजीज़ है, पोलियो भी पोलियो वायरस से फैलती है। बट एक डिजीज़ है कौन सी, टाइफॉइड। ठीक है, टाइफॉइड जो है वो एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसके अंदर कौन सा आता है, एस टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, टाइफॉइड कोज करवाता है। ठीक है, इसका डायग्नोसिस अपन क्या करते हैं, विडाल टेस्ट। ठीक है, विडाल टेस्ट से जो क्या करते हैं अपन डायग्नोसिस करते हैं टाइफॉइड का। इसका दूसरा नाम क्या है, एंटेरिक फीवर। ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कई बार, तो इसका एंटेरिक फीवर इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर बोर्न डिजीज। वाटर बोर्न डिजीज हम किसको बोलते हैं, ऐसी डिजीज जो पानी से फैलती है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, वाटर बोर्न डिजीज। कौन सी होती है, कोलेरा, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस या फिर इन्फ्लुएंजा। सो कोलेरा जो होती है वो होती है अपने वाटर बोर्न डिजीज। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कोलेरा। मलेरिया जो है वो मॉस्किटो बोर्न डिजीज है। ट्यूबरकुलोसिस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है, एयरबोर्न इन्फेक्शन। इन्फ्लुएंजा भी एयरबोर्न ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के अंदर आता है। वाटर बोर्न डिजीज केवल कौन सी है, कोलेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड आर ऑल इंक्लूड एक्सेप्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको स्पेशली ध्यान में देना है कि एक्सेप्ट पूछा है या फिर एक्सेप्ट पूछा है। ठीक है, नो, नॉट। सो ऐसे क्या क्वेश्चन रॉन्ग करवा देते हैं कई बार। सो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जो है 3 ट्रायड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। कौन सा नहीं होता है, तो इन्वेस्टिगेटर जो है ऐसा कोई ट्रायड जो है एपिडेमियोलॉजी के अंदर नहीं अपने पढ़ते हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इन्वेस्टिगेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
व्हाट इज़ द इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर डॉग बाइट। सो ऐसे क्वेश्चंस मैंने पहले भी आपको करवा रखे हैं, प्रीवियस जो अपने 7 क्लासेस लिए अभी तक CHO की, उन सब में आपको जो जो यूके CHO के अंदर पे आपके जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आए हैं ना, इन 7 क्लासों में से 20+ क्वेश्चन आपको जो देखने को मिल जाएंगे हमारे। अगर आप 7 क्लासों को अगर आपने देख के क्वेश्चन दिया होगा तो आपका श्योर पेपर अच्छा गया होगा। डॉग बाइट की कंडीशन में अपन क्या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करते हैं? कवर द विथ ड्रेसिंग, अप्लाई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, सूचर विथ बिग वुंड, या फिर वॉश विथ सोप एंड वाटर फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, तो डॉग बाइट हुआ है तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी रहती है कि जो रेबीज, अगर उसको डॉग को रेबीज है तो यहाँ पे उसको प्रिवेंट कराना है। ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार के वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं? वॉश करते हैं सोप एंड वाटर से 15+ मिनट तक। ठीक है, 15 to 20 मिनट्स तक जो है डॉग बाइट का फर्स्ट एड ट्रीटमेंट रहता है। ठीक है, ड्रेसिंग से कवर नहीं करना है। एंड वाउंड, अगर बड़ा ज़्यादा वुंड है तो उसको अपन लूज सूचर से अपन क्या कर सकते हैं? टाई कर सकते हैं। टाइटली अपन सूचर कभी नहीं लगाएंगे। ठीक है, ऐसी कंडीशन में। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? वॉश विथ सोप एंड वाटर फॉर 15 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रूबेला इज आल्सो नोन एज। रूबेला हम किसको बोलते हैं? रूबेला आल्सो नोन एज वुपिंग कफ, टेटनस, मीजल्स या फिर जर्मन मीजल्स। तो रूबेला का जो दूसरा नाम है वो अपन क्या है? जर्मन मीजल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, DPT वैक्सीन, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच मेथड। ठीक है, DPT वैक्सीन है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मेथड क्या है? ओरल, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल या फिर सबक्यूटेनियस। तो इंट्रामस्कुलर जो है वो बेबी के DPT की वैक्सीन लगती है। इंट्रामस्कुलर में भी कहाँ पे? वास्टस लेटरलिस या फिर एंटीरियर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? इंट्रामस्कुलरली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, न्यूबॉर्न फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन द फर्स्ट 24 आवर आफ्टर बर्थ। ठीक है, मे इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। न्यूबॉर्न है वो मेकोनियम पास आउट नहीं कर रहा है 24 आवर आफ्टर द बर्थ के 24 घंटे बाद भी। इसको अपन क्या इंडिकेट कर सकते हैं कि भाई बेबी में क्या प्रॉब्लम है? एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, सीलिएक डिजीज, इंटरसेप्शन या फिर हिस्पंग डिजीज। सो ये जो कंडीशन है वो होती है हिस्पंग डिजीज। हिस्पंग डिजीज में क्या होता है कि जो नर्व फाइबर होते हैं, ए गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होते हैं। ठीक है, ए गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, इसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे? पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है नहीं देखने को मिल रहा है। तो क्या हो रहा है? मेकोनियम का पास आउट नहीं देखने को मिलता है। अब इसके अंदर क्लासिकल साइंस में क्या आता है? इसके अंदर रिबन लाइक स्टूल जो है अपना हिस्पंग डिजीज के अंदर देखने को मिलता है। सो इस कंडीशन में ऑप्शन में क्या करेक्ट रहेगा अपना? हिस्पंग डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द फर्स्ट वैक्सीन गिवन टू ए न्यूबॉर्न बेबी। एक न्यूबॉर्न बेबी है तो उसको फर्स्ट वैक्सीन अपन क्या लगाएंगे? BCG, DPT, MMR या फिर DPT। सो न्यूबॉर्न बेबी को सबसे पहले अपन वैक्सीन कौन सी लगाते हैं? BCG की वैक्सीन लगाते हैं एट बर्थ पे। BCG, हेपेटाइटिस, ठीक है, ये सभी वैक्सीन जो है वो एट बर्थ पे लगती है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? BCG। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, व्हाट डज एन अबगार स्कोर ऑफ 9 मीन्स। अगर किसी बेबी का, न्यूबॉर्न बेबी का अबगार स्कोर अगर 9 आ रहा है तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है? डिप्रेशन में है वो बेबी, नो डिप्रेशन, इमीडिएट ट्रीटमेंट या फिर नन ऑफ द अबव। सो अगर बेबी का स्कोर जो है 9 आ रहा है तो एक काफ़ी अच्छी कंडीशन है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का बेबी के अंदर जो है वो डिप्रेशन नहीं देखने को मिल रहा है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा नो डिप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, अबगार स्कोर अपन कब परफॉर्म करते हैं? आफ्टर बर्थ 1 मिनट। ठीक है, अगर यहाँ पे अब नॉर्मल आता है तो 5 मिनट में, और यहाँ पे भी अब नॉर्मल आता है तो कब करते हैं? 10 मिनट के अंदर। ठीक है, ये कुछ क्राइटेरिया है अबगार स्कोर को असेस करने के लिए। इसके स्कोर भी होते हैं और इसके अंदर पांच प्रकार के जो क्राइटेरिया के भी अंदर इसके अंदर अपन देखते हैं। ठीक है, ये अपन प्रीवियस क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ, उन क्लासेस को आप ज़रूर देखिएगा। आपके आने वाले जो CHO एग्जाम है उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे क्लासेस हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, व्हेन द एंटीरियर फोंटानेले डज नॉर्मली क्लोज।
जो एंटीरियर फोंटानेल है वो नॉर्मली क्लोज कब होता है? 6 to 10 मंथ्स, 12 to 18 मंथ्स, 2 to 3 ईयर्स या फिर 2 to 4 ईयर्स। सो ये दोनों ऑप्शंस तो यहाँ पे गलत हो रहे हैं और फर्स्ट वो वाला ऑप्शन है ये भी रॉन्ग है। तो 12 to 18 मंथ्स पे जो है वो एंटीरियर फोंटानेल क्या नाम होता है इसका? ब्रैगमा। ठीक है, ब्रैगमा जो है वो 12 to 18 मंथ्स के ऊपर यहाँ पे क्या होता है? क्लोज होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहा? 12 to 18 मंथ्स। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का, अकॉर्डिंग टू फ्रूट्स ओरल स्टेज इज बिटवीन। अकॉर्डिंग टू फ्रूट, फ्रूट क्या है? फ्रूट ने एक कुछ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस जो है वो अपने को बताई थी। कौन सी स्टेज बताई थी? साइकोसेक्सुअल जो स्टेज है वो फ्रूट ने, सिगमंड फ्रूट ने जो है वो बताई थी। तो इसके अंदर ओरल स्टेज को कब बताया गया है? ओरल स्टेज का टाइम कब होता है? बर्थ टू 1 ईयर, 1 to 3 ईयर, 1 to 6 ईयर या फिर 7 to 10 ईयर। ठीक है, या फिर 7 to 10 ईयर। सो अब अपने साइकोसेक्सुअल स्टेज के बारे में अपन पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट एज अपन देख लेते हैं, एज कितनी होनी चाहिए? 0 to 2 ईयर पे सबसे पहले कौन सी स्टेज देखने को मिलती? ओरल स्टेज। ठीक है, तो बर्थ टू 1 ईयर में यहाँ पे कौन सी स्टेज देखने को मिलेगी? ओरल स्टेज। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो बेबी है वो प्लेजर किससे, ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है? वो बेबी को प्लेजर प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, सो यहाँ पे बेबी को जो है वो माउथ से वो क्या करता है? वो प्लेजर लेता है बेबी। ठीक है, माउथ में सकिंग, बाइटिंग या फिर स्वेलोइंग। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं वो साइकोसेक्सुअल कंडीशन की फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? ओरल स्टेज। इसका ड्यूरेशन कितना होता है? 0 to 2 ईयर। नेक्स्ट सेकंड स्टेज आती है 2 to 4 ईयर पे। इस स्टेज को अपन ने क्या नाम दिया? एनल स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे बेबी का जो प्लेजर है कैसे मिलेगा? डिफिकटिंग या फिर रिटेनिंग फिसेस। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेज होगी? एनल स्टेज। इसके बाद में थर्ड स्टेज कौन सी आती है? 4 to 5 ईयर पे वो आती है फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज में क्या होता है? उसको जेनेटाइल के बारे में पता लगता है। ठीक है, वो कौन सी स्टेज होगी? फेलिक स्टेज। कब आती है? 4 to 5 ईयर के ऊपर। नेक्स्ट आती है लेटेंसी। सो 6 ईयर से ये प्यूबर्टी की एज पे क्या आता है? लेटेंसी स्टेज। इसके अंदर क्या होता है? सेक्सुअल अर्ज। यहाँ पे जो पेशेंट, जो बेबी के अंदर जो प्यूबर्टी के एज में क्या सेक्सुअल अर्ज वो यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, इस स्टेज को अपन ने क्या नाम दिया? लेटेंसी स्टेज। अब जो फाइनल स्टेज होती है वो होती है प्यूबर्टी टू ऑनवर्ड। ठीक है, प्यूबर्टी टू आगे की ये स्टेज, इस स्टेज को अपन ने क्या नाम दिया? जेनाइटल स्टेज। ठीक है, सो इस स्टेज को अपन ने नाम दिया जेनाइटल स्टेज। और ये स्टेज क्या करती है? इस स्टेज में क्या होता है? डायरेक्ट सेक्सुअल फीलिंग्स टुवर्ड अपोजिट जेंडर। ठीक है, तो ये कुछ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस थी जो किसने दी थी? फ्रूट ने। ठीक है, एग्जाम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम्स के अंदर इस स्टेज से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेजेस है यहाँ पे। सो इस हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बर्थ टू 1 ईयर पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑल दीज ऑप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे बर्थ टू 1 ईयर आया। और आज की क्लास को अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये अपना फर्स्ट पार्ट है अपने जो यूके का एग्जाम का। ठीक है, अपन इसको शॉर्ट के अंदर समझा सकते थे, बट काफ़ी आपके आगे भी काफ़ी एग्जाम्स आ रहे हैं आपके CHOs के। सो अपन ने क्या ब्रीफली डिस्कस किया है सारे क्वेश्चंस को कि भाई कैसे और आगे इन टॉपिक्स में से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ठीक है, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, मेरा वीडियो को जरूर आप लाइक कीजिए। कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और साथ साथ में ऐसे आगे भी हम कंटिन्यू क्लासेस लेके आएंगे आप सभी के लिए। जैसे जैसे एग्जाम्स की डेट आपके पास में आएगी वैसे वैसे हमारी क्लासेस भी बढ़ती रहेगी। और इसी के साथ ही हम अपनी टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं आपने जो CHOs के एग्ज़ाम के लिए, PGI जिपमेर के एग्ज़ाम्स के लिए हमारी जो चैनल है उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए।